थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि आपकी ये फाउंडेशन कैसे काम करती है हाँ। और किन किन स्तरों पे काम कर रही है। हमारी फाउंडेशन हेल्थ प्लस एजुकेशन में काम करती है, जो कि अभी शुरुआत रोहतक हरियाणा से कर रही है। आपका जो फाउंडेशन है उसका पैन इंडिया लाइसेंस आपने लिया हुआ है पहले से, तो शुरुआती दिनों में आपने कैसे ये सोचा है कि आप ये फाउंडेशन बना लेंगे? दिमाग में सबके आता है। सर, मेहनत तो बहुत लगी थी सिर्फ एक फाउंडेशन बनाने के लिए। फिर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना उस देश में, पहले वहाँ से शुरू करूँगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि संक्रांति भविष्य फाउंडेशन भविष्य में सच में संक्रांति लाने का जज्बा रखता है। तो लोग अगर डोनेट करना चाहें या करते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन को क्यों चुने? जितना भी अभी मैं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सहायता कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। जो हेटर्स होते हैं ना, मतलब आधा ज्ञान तो वो हमें पढ़ा जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हरजोत जी कि हम अनाथालय और ओल्ड एज होम्स को मिक्स कर दे? मेरे पापा कहते हैं, बेटा जो तेरे को ज़्यादा टोकते हैं ना, उससे तेरे को सीख मिलती है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका धर्मसूत्र पॉडकास्ट स्टूडियो के एक और एपिसोड में, जहां हम आपको ऐसी ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जो कि दुनिया में कुछ नया कर रहे हैं और समय समय पर आपको अपनी कामयाबी से अवगत कराते रहते हैं। उम्र 12 साल, आंखों में जज्बा लिए आज हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर हरजोत सिंह, जो कि संक्रांति भविष्य फाउंडेशन के को फाउंडर भी हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर हरजोत सिंह से। तो हरजोत जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बस बढ़िया बढ़िया। कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो कि संरक्षण भविष्य फाउंडेशन है, वो बहुत सी चीज़ों पे काम कर रही है। हाँ जी सर। तो क्या आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि आपकी ये फाउंडेशन कैसे काम करती है हाँ। और किन किन स्तरों पे काम कर रही है? हमारी फाउंडेशन हेल्थ प्लस एजुकेशन में काम करती है, जो कि अभी शुरुआत रोहतक हरियाणा से कर रही है। उसके बाद हम सारी स्टेट्स में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, तो आपका जो फाउंडेशन है उसका पैन इंडिया लाइसेंस आपने लिया हुआ है पहले से? सर सारे डॉक्यूमेंट्स है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जहाँ मैं देख सकता हूँ आपकी उम्र तो अभी मात्र 12 साल है। 12 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट का उनको चस्का होता है ना? मम्मी की डांट खाने से फुर्सत नहीं है और आप ये काम कर रहे हैं। सर बस मैं 8 साल का था जब से मेरा मन करता था मैं समाज सेवी बनूं और समाज सेवा करूं, क्योंकि जब कोविड टाइम था बहुत से लोग थे हॉस्पिटल्स के बाहर, जहां पर लाइन लगी थी, अपनी जान के साथ खेल रहे थे, जहां पर बहुत से एनजीओज आए जिन्होंने हेल्प करवाई ताकि कुछ लोग बच सके। वही तो मैंने भी सोचा कि मैं इनकी सहायता नहीं कर सकता, इनको बचा नहीं सकता, तो वहीं से मेरे मन में आई बात कि मैं एक एनजीओ शुरू करता हूँ ताकि मैं भी इन लोगों की सहायता कर सकूं। क्या बात है! मतलब अभी से नहीं, आप काफ़ी समय पहले से इस बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक आपने बताया 8 साल की उम्र में आपने ये सोचना चालू हाँ कर जी दिया सर। था। कमाल की बात है। क्योंकि हम अभी इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अपनी जॉब्स को छोड़ दें, है ना? अपनी ये डेली लूप वाली ज़िंदगी को छोड़ के कुछ नया शुरुआत करें। आप इतनी सी उम्र में ये कर रहे हैं, बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो अभी आप किन-किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? अभी हमने रोहतक हरियाणा से शुरू करा है। रोहतक हरियाणा से आपने शुरू करा है, मगर जैसे सपोज़ हेल्थ केयर हो गया, है ना? डोनेशन हो गया, ऐसे करके किन चीज़ों में आप काम कर रहे हैं? हम हेल्थ प्लस एजुकेशन में काम कर रहे हैं। हुँ। हेल्थ में हम लोगों को बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। मतलब जैसे कि बेगर्स होते हैं, बच्चे होते हैं हुँ। जो कि भीख मांगते हैं सड़कों पे, कोई भी खाना गिरा जाता है, वो उनको गंदी सी चीज़ होती है, मिट्टी वगैरह लग जाती है जिसमें जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं, वो खा जाते हैं, तो फिर उनकी हेल्थ सही नहीं रहती, उसके बाद वो बीमार होते हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो करे क्या? फिर लास्ट में थोड़ा ही टाइम बाद वो मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता तो नहीं है। तो हम ये चीज़ रोकना चाहते हैं। तो मतलब आप न्यूट्रिशन पे काम करना हाँ जी चाहते सर। हो, जो कि जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, उसको आप क्योर करना चाहते हैं। ओह! दैट्स रियली ऑसम। ये तो मतलब अभी तक हम इस बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग फूड डोनेट कर देते हैं, खाना डोनेट कर देते हैं, कॉपियाँ डोनेट कर देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि कब तक डोनेट करेंगे, राइट? कि उनके न्यूट्रिशन का हम ख़्याल कैसे रख पाएँगे। तो इन चीज़ों को आप कैसे कर पा रहे हो? इन चीज़ों को सर मेरे पापा के 2-4 फ्रेंड्स हैं जो कि समाज सेवी है, वो हमारी हेल्प कर देते हैं। बाकी जो भी डोनर्स होते हैं वो हमारी हेल्प कर देते हैं कि हम आपको डोनेट करते हैं, आप आगे जाके जो भी बच्चे हैं जिनका फ्यूचर अभी बर्बाद हुआ पड़ा है, आप उनका फ्यूचर ठीक करो, हम आपको पैसे देंगे।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। मगर एक चीज़ मेरे को ये समझाइए हरजोत जी कि चलिए बच्चों की बात कर रहे हैं आप, है ना? उनको तो लोग खाना दे ही दे रहे हैं, ठीक है? आप भी उनकी मदद कर रहे हैं। मगर जो जीव-जंतु रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है? जिनका ख़्याल नगर निगम को रखना चाहिए था, है ना? वो कचरा खा रहे हैं, ठीक है? प्लास्टिक खा रहे हैं। ऐसी पिक्चर्स हम इंटरनेट पे देखते हैं जिसमें उनकी हालत बहुत दयनीय होती है। तो क्या आप उस तरफ भी काम करना शुरू कर रहे हैं अभी? सर मैं हेल्थ में एनिमल्स और बच्चों के लिए बहुत सिक्योर हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं को ठीक करना है। हेल्थ में हम सबके ऊपर काम करेंगे। जैसे आप बड़े हो, बड़ों पे भी काम करेंगे। मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चों पे भी काम करूँगा। एनिमल्स पे भी काम करूँगा, जो भी है हेल्थ में। अच्छा, मतलब अभी आप एक स्तर पे हो, अभी उस स्तर को बड़ा करने बड़ा, के बारे में आपका प्लानिंग चल रहा है। राइट। ओके, ओके। ये बहुत अच्छी बात है हरजोत, क्योंकि अभी क्या समय जो है हर कोई फ़ोन में व्यस्त है, ठीक है? पबजी कह लो या फ्री फायर। है ना, फ्री फायर कह लो, ब्लू व्हेल गेम कह लो, राइट? कैंडी क्रश कह लो। हर कोई इतना व्यस्त है उन चीज़ों में कि एक पर्सनल टच जो होता है कि हम लोग मिलके खेल रहे हैं, वो भी नहीं खेलना तो है। दूर, वो तो बिल्कुल है खत्म ही ही हो नहीं, गया है ही है। नहीं। हाँ, उसमें भी आप उठ के फील्ड में जाके इस चीज़ को करने का जज़्बा रखते हो, वो बहुत सराहनीय चीज़ है। थैंक यू सर। तो शुरुआती दिनों में आपने कैसे ये सोचा कि आप ये फाउंडेशन बना लेंगे? दिमाग में सबके आता है, जैसे सबके। मेरे दिमाग में भी आया कि मैं किताब लिखूँगा, है ना? मैं अभी तक नहीं लिख पाया, क्योंकि उसके लिए बैठना पड़ता है, उसके लिए टीम बनानी पड़ती है ना? उसके लिए 4 जगहों से परमिशन चाहिए होती है। तो आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल किया? परमिशंस को, है ना? प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ा आपकी टीम बनाने को लेकर के? सर मेहनत तो बहुत लगी थी सिर्फ एक फाउंडेशन बनाने के लिए। बस एक इतना सा फाउंडेशन बनाने के लिए इतनी मेहनत, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ इतना छोटा सा फाउंडेशन बनाने के लिए। लेकिन जब फाउंडेशन बन गया और जब मैं समाज सेवी बन गया और जब मैं समाज सेवा करने लगा, जब पता लगा ये छोटा सा जो है ना फाउंडेशन, वो इतने बड़े लायक पे आ गया। जिसको मैं इतना छोटा समझ रहा था, वो असली में इतना बड़ा है। मतलब एक छोटा सा हीरा बढ़ते बढ़ते बड़ा हीरा ही बनता है। बहुत कमाल जवाब दिया है आपने, ठीक है। अगर आपने हीरे से तुलना कर ली है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से हीरे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, सरहदों पे लड़ रहे हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि हीरो आप भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप सरहदों पे ही लड़ें, ठीक है। आप देश के अंदर हो रही चीज़ों में भी बदलाव करके हीरो बन सकते हैं, जैसे कि हरजोत जी कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे पास अभी ऐसे यूथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा यूथ काम कर रहा है जो कि चीज़ों को बहुत सीरियस ले रहा है, वेदर वो एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, वेदर वो आपका माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ अभी ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी सर। समस्या। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग पे भी काम करने का कोई विचार है? सर फ्यूचर में तो अभी मैं बुजुर्गों पे भी थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह जो भी होता है, जैसे मैंने बच्चों पे, बड़ों पे ऐसे सोचा, वैसे मैं बुजुर्गों पे भी अभी सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद जब बुजुर्गों का हो जाएगा, फिर सारा कंट्री जो भी बच जाते हैं सब पे एक बार रिसर्च करूंगा। फिर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना उस देश में, पहले वहां से शुरू करूंगा, और जिसकी सबसे कम होगी वो मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन मैं करूंगा सारी। मतलब आप देश से बाहर भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब मैं ये कह दूं कि मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संक्रांति भविष्य फाउंडेशन भविष्य में सच में संक्रांति लाने का जज्बा रखता है, और ना ही देश में बल्कि देश के बाहर हमारे देश का नाम रोशन करेगा। अच्छा, मैं आपसे बात करने में इतना मगन हो गया कि मैं ये चीज़ भूल ही गया कि मैं आपसे ये चीज़ नहीं पूछ पाया कि इसका प्रोसीजर क्या है। अगर किसी को एनजीओ फॉर्म करना है या देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकता है और उसे आगे रन कर सकता है? सर प्रोसीजर तो बहुत बड़ा होता है। बाकी इसमें मेरी हेल्प की थी प्रोसीजर में, सारी मेरे फादर ने की थी। जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकार से अपील करना, उनके साइन लेना, सारे डॉक्यूमेंट इतनी मुश्किल से हुए क्योंकि हमने बहुत सारे नेम्स दिए थे एनजीओ के। क्योंकि वो एक एनजीओ हमारा ही नहीं है, बहुत भी एनजीओज हैं, तो वो एनजीओज किसी ने या कोई भी कंपनी में ले रखे थे नाम,
जैसे मेरा पहले था ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन, अच्छा। वो लिया था, वो किसी कंपनी ने लिया था। उसके बाद ऐसे मैंने 2-4 नाम दिए, वो किसी कंपनी ने, किसी चीज़ ने, किसी एनजीओ में, कहीं भी ले लिया था। फिर हमारा जाके लास्ट डिसीजन आया कि संक्रांति भविष्य फाउंडेशन करते हैं और एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो हम गए संक्रांति भविष्य फाउंडेशन करने, सब कुछ सही हो गया। बस थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है ना, बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर भागा दौड़ी वाला काम था सारा, तो वो करने में थोड़ी सी मुश्किल आई। पर हमने सारी मुश्किलों का सामना करा और जाके आज हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास हमारा एक एनजीओ है जिस पे मुझे खुद प्राउड होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी एनजीओ बनाने की जर्नी में और उसे गवर्न करने की जर्नी में आपके फादर एक बैकबोन की तरह खड़े रहे। यस तो सर, आपके फादर का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। बहुत तो मैं ज़्यादा। ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके फादर बाकी टिपिकल इंडियन फादर्स की तरह पढ़ो 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 ऐसा नहीं करते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं करते, सही बताओ तो। थोड़ा बताइए अपने फादर के बारे में। फादर के बारे में मेरे को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते। सीधा बात है, बेटा जो करना है वो कर, एकदम चिल लाइफ है। बस एनजीओ के बारे में वो थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, क्योंकि उनकी बात मैंने शुरू की थी कि पापा हम एनजीओ खोले। फिर पापा ने बोला था बेटा बिल्कुल सीरियस रहना, इसमें मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसी बात पे अब तक सीरियस ही है वो। बाकी पढ़ाई को लेके कोई टेंशन नहीं, ओनली स्पोर्ट्स। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है कि बात कर सके हम बड़े लोगों से, इंग्लिश में टॉक कर सके, क्योंकि लगे कि हमने एनजीओ खोला है और बात कर सकते हैं हम। बाकी पढ़ना तो मेरे को भी जरूर है, मैं पढ़ूंगा, जितना मेरे से होता है मैं उससे भी ज़्यादा पढ़ूंगा, लेकिन मैं एक बात कर सकूँ ना सामने। इसलिए मेरे पापा भी थोड़ा सा इतना प्रेशर नहीं दे रहे कि जब मैं बड़ी क्लास में आऊँगा, जब थोड़ा सा प्रेशर सबको मिलता है, क्योंकि बड़ी क्लास में बोर्ड्स के पेपर होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर आप इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि जो पढ़ाई है उसकी ज़रूरत बस इतनी सी है कि आपका व्यवहार जो समाज के प्रति है वो बेहतर हो। बातचीत करना मेरे लिए तो इतना ही है। हाँ, बातचीत आपको करना आता हो, समाज की आपको समझ हो, है ना, क्या सही है क्या गलत है, इसमें आप फर्क कर पाए। बाकी बैकबोन तो पापा ही है। बाकी बैकबोन तो आपके ही नहीं, हमारे भी सबके पापा ही हैं। सबके फादर होते हैं। तो हरजोत जी, जैसा सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सी फाउंडेशंस हैं, बहुत सी एनजीओज हैं जो तरह तरह का काम कर रही हैं। तो लोग अगर डोनेट करना चाहें या करते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन को क्यों चुने? क्योंकि और भी बहुत सी फाउंडेशंस हैं जो यही काम कर रही हैं। सर वो तो उनका डिसीजन होता है कि किस में करे किस में ना करे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। नहीं, मगर जिस उम्र में आपने ये करने का निर्णय लिया, मैं उस चीज़ को बहुत सराहता हूँ, क्योंकि इस उम्र में हमें तो इतना ज्ञान नहीं था कि एनजीओ जैसी कोई चीज़ होती है, लोगों की मदद भी करी जाती है। सर था तो मेरे को भी नहीं, रिसर्च करने पे सब पता लगता है। बस वो कहते हैं ना, मेहनत करो भगवान तक खुद पहुंच जाओगे। ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं, ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने की भी। बेहतर बेहतर। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि देश विदेश में आप अपने एनजीओ को पहुंचाना चाहते हैं, उसके अलावा आगे आने वाले 4-5 सालों में आपका क्या प्लान है कि 4-5 सालों में आप क्या बेहतरी करोगे समाज को लेकर के? जितना भी अभी मैं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सहायता कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। इस दुनिया में से हेल्थ और एजुकेशन की कमी किसी को नहीं रहने दूँ, क्योंकि अभी भी एजुकेशन और हेल्थ की कमी से 12 से ऊपर % बच्चे हैं जिनको सुरक्षा देने हमारा फ़र्ज़ है, और वो मैं कर रहा हूँ काम। इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बल्कि उनके शब्दों में भी वो जज्बा है कि वो करके दिखाएंगे। तो हरजोत जी, आप इतना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने बताया कि आपके फादर इस चीज़ के बैकबोन है, मगर फादर के अलावा किसने आपको मोटिवेट किया या फिर इंस्पायर करता है इस काम को करने के लिए? फादर ने ही सबसे ज़्यादा किया सर। फादर ने ही सबसे ज़्यादा किया। फादर के अलावा अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा फिल्म स्टार या फिर कोई ऐसी एनजीओ जिसका काम आपने देखा हो और उससे आप प्रेरित हुए हो? मैंने बोला ना, मेरे पापा के 3-4 दोस्त हैं समाज सेवी, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि हरजोत हम भी ये काम कर रहे हैं, आप भी ये काम करो, हम इसी फील्ड में चलते हैं, क्योंकि एक समाज सेवा ही है जो कि पूरी दुनिया में ज़रूरत है सबकी, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं सकता समाज सेवा इतनी। तो बस फिर उन्होंने इंस्पायर किया, पापा के बाद वही मेरे इंस्पायर है। वही आपके इंस्पिरेशंस हैं। डेफिनेटली। मगर क्या होता है ना, कई बार लोग जो एनजीओज होते हैं, कई एनजीओ सिर्फ पेपर पे बन के रह जाते हैं।
वो फ्रॉड होते हैं सर। वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होना चाहिए एक एनजीओ में कि हम ये बता पाए कि वो फ्रॉड नहीं है, वो सच में काम कर रहा है? सर मैं तो सच में काम कर रहा हूँ, बाकी की मुझे फ्रॉड्स की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं उसी पे रिसर्च करता हूँ, मतलब कि जैसे मैंने रिसर्च किया एनजीओस के बारे में, मेरे सामने 100 एनजीओ आ जाएंगे। अब मुझे उनमें से ये तो पता नहीं है ना कौन सा फ्रॉड है कौन सा सही है। उसमें भी रिसर्च करना पड़ता है कि 50 फ्रॉड है 50 सही है। तो 50 सही है, उनमें से भी कौन सा सही है जो मेरे जैसे काम में कर रहा है, जिसमें हेल्थ एजुकेशन में कर रहा हूँ, वो भी अगर मेरे से मिलता जुलता कर रहा है तो मैं उसके पास जाके बोलूंगा आप ये कैसे कर रही हो, ये मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करूंगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे वो होते हैं हमारे बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो कि जैसे कमेंट में बहुत से लोग लिख देते हैं कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जो हेटर्स होते हैं ना, मतलब आधा ज्ञान तो वो हमें पढ़ा जाते हैं कि आप ये काम सही नहीं कर रहे, उससे मुझे खुद नॉलेज मिल जाती है कि मैं ये काम सही नहीं कर रहा, अब मुझे इसको परफेक्ट बनाना है। उसके लिए मैं हेटर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर आप क्या गलत कर रहे हो ये जानना है तो अपने हेटर्स से दोस्ती कर लो, हाँ। ठीक है, और आपने अपने कमेंट से दोस्ती कर ली। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, ठीक है। मगर मैं ये भी जानना चाहूंगा हरजोत जी कि अभी तो आप ये काम कर रहे हैं, फंडिंग आपको कितना आ पा रहा है अभी तक? फंडिंग तो सर अभी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ही आ रहा है। तो उससे अभी हम ना मंथ में करते हैं, जितना भी हमारे पास कलेक्शन होता है उसमें से 20 to 30% हम अपना भी लगाते हैं, और एक जगह ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर रियल जरूरत हो, जहाँ पर जैसे कि जो फौजी के बच्चे होते हैं, उन फौजी के बच्चे जो शहीद हो जाते हैं फौजी, उनके जो भी घर वाले वो हो, मेंटल स्टूडेंट्स हो, हैंडीकैप स्टूडेंट्स हो, दिव्यांग हो, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर रियल हाँ जरूरत उनकी ज्यादा जरूरत हो। वरना झोपड़ी वाले तो और भी अमीर होते हैं सर हमसे। ये तो आपने सुना होगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि अभी दिल्ली में मैं एक रास्ते पे था, सो देयर वाज वन गर्ल, एक लड़की थी, वो मेरे पास पेन बेचने के लिए आई, ठीक है। तो मैंने उससे कुछ समय बात करी तो मुझे पता चला कि पिछले 1 महीने उसने जो पेन बेचे 10-10 रुपए के, उसने उससे अपने पापा को स्प्लेंडर दिलाई। सर वो 5 के पेन होते हैं 10 में बेचते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब प्रॉफिट कमाने चाहे बिजनेस कोई भी करो। हाँ, कि आप देख के नहीं बता पाओगे कि उनके पास इतना पैसा है, ठीक है। कई लोग जो जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं ले पाते इतनी इजीली 1 महीने के उससे। मैं एक जगह गया था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो थोड़ा सा बड़ा नाम था उसका। उधर गया मैं, उधर झोपड़ी वाले बच्चे ज्यादा रहते थे। उधर मैं गया कि उधर मैं खाना बांटने गया था। उस दिन शायद दीपावली थी या मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो उस दिन गया था मैंने। 100 रोटीज 100 चावल, मतलब जो भी सारा सामान, मतलब 100 रोटीज से ऊपर खाना बांटा था। उधर मैंने सारा बांट दिया। और जब मैं उधर गया ना जहाँ पर रियल जरूरत थी स्कूल में दिव्यांग के, तो उधर मेरे पापा ने और मैंने बात की कि हम यहाँ ये डोनेट कर दे खाने का। उन्होंने मना कर दिया कि आपसे पहले जल्दी कोई और आ गए जिन्होंने डोनेट कर दिया। और जहाँ पर झोपड़ी पट्टी वालों पे आप जाओगे, उनको अगर हम मेरे से पहले अगर कोई आ गया, वो उनको भी मना नहीं करेंगे, मेरे को भी मना नहीं करेंगे। भाई जितना मिलता है उतना मिलने दो। और जो असली बंदे होते हैं उन तक कभी भी, हम जैसे समाज सेवा कर रहे हैं, मैं अभी भी बहुत से जो भी असली जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच नहीं पा रहा, बस वहां तक मुझे पहुंचना है। ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि हम कई बार देख के बोल देते हैं कि ये तो गरीब है, इनको मिलना चाहिए, मगर क्या है, जरूरतमंद को जरूरी चीज मिले ये जरूरी है, ये जरूरी है। और इस चीज पर आप काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने भी बात करी दिव्यांग लोगों की, तो दिव्यांग के बहुत से स्कूल्स होते हैं, है ना, दिव्यांग्स के भी एनजीओज होते हैं। तो आप उन एनजीओज के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं? सर मैं अभी तो कोई एनजीओ के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा, अभी मैं खुद से कर रहा हूँ जितना कर रहा हूँ। और मैं दिव्यांग के लिए बहुत सारा कर रहा हूँ अभी तो मैं। अच्छा। जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, जहाँ पर अनाथ बच्चे होते हैं, जिसे हम अनाथालय कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हरजोत जी कि हम अनाथालय और ओल्ड एज होम्स को मिक्स कर दे, सो दैट बच्चों को बड़ों का प्यार मिल जाए, और वो बूढ़े जो अकेले अपने आप को अकेला समझ रहे हैं
उनको बच्चे मिल जाए खेलने के लिए, प्यार करने के लिए? सर वो गवर्नमेंट का होता है, मतलब वो गवर्नमेंट, मान लो वो स्कूल है एक, हाँ। वो गवर्नमेंट का है, तो उससे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें हमें जाना पड़ता है डीसी या किसी के पास, जीपी, एमपी, किसी के पास, तो वो परमिशन देगा तो भी ही यही होगा, वरना वो तो कहते हैं कि सरकार इनका कर रही है तो आप यूं क्यों कर रहे हो। ये हम गए थे यहाँ पर स्कूल में, मेरा इवेंट था जन सेवा सनास्थन, ये था भिवानी रोड पे। उससे पहले हम गए थे हमारे नियर बाय में थे हमारे 2 दिव्यांग स्कूल, हम उधर गए, एमपी था कोई, उधर गए। पहले तो वो सरकारी कार्यालय था जिसमें आपको पता है भाग दौड़ कितनी होती है, पहले वो मीटिंग कर रहे थे ऊपर, हमने 10 मिनट उनके ऑफिस में लिए, वो मीटिंग में ही थे, फिर हम ऊपर गए मीटिंग के लिए, फिर जब हम ऊपर गए उधर पूछा तो बोले वो नीचे चले गए। हम नीचे गए वो पहुंचे नहीं, 10 मिनट इंतजार किया, फिर आए वो। मतलब ऐसे सरकारी कार्यालय में यूं चलता रहता है। और जब हम गए उन्होंने एकदम रिस्पेक्ट से बात नहीं की, मतलब बुली करके बात होती है ना, जैसे कि इनका सरकार कर रही है आप क्यों कर रहे हो, ऐसे थोड़ा सा धमका के कर रहे। हमने बोल दिया, मैंने पापा को बोला, पापा कोई बात नहीं, आ रहे दो, एक ऐसी जगह चलो जहाँ पर खुद सरकार नहीं कर रही, वो खुद से कर रहे हैं, जैसे मैं खुद से कर रहा हूँ, अभी सरकार की कोई हेल्प नहीं ले रहा मैं। अच्छा। हाँ, मैं उधर गया स्कूल में, उधर थे हैंडीकैप स्टूडेंट, विधवा महिला के बच्चे और दिव्यांग बच्चे, अपने हैंडीकैप स्टूडेंट्स थे। उधर गया तो उन्होंने मना कर दिया कि आप हैंडीकैप स्टूडेंट्स या विधवा महिला जो भी होता है जिनके हाथ पैर नहीं होते, उनके आप फोटोज वीडियोस नहीं बना सकते। वो बात सही थी उनकी, क्योंकि हम उनकी बना नहीं सकते, क्योंकि वो भी सरकार अप्रूव नहीं कर सकती। अगर हमने वो यूट्यूब चैनल पे डाल दी और वो फेमस होगी, वायरल होगी, तो वो सरकार देख लेगी, फिर वो स्कूल ही बंद करवा देगी। मतलब सरकार में ताकत बहुत है, वो प्राइवेट भी बंद करवा सकती है। तो इस वजह से उन्होंने हमें सिर्फ फोटोज क्लिक करने दी थोड़ी बहुत, बाकी वीडियोस बनाने दी। बाकी हमने जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अनाथ होते हैं, उनके हमने बनाई, मस्त खाना पीना बांटा, उधर दिल को सुकून मिलता है ऐसे बच्चों को देखकर, दिल से पसीना आता है कि किस्मत ने इनको कैसा बनाया, हमें इतना बढ़िया बनाया। हम तो बेचारे, हमारे में दिमाग है, हम काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो बेचारे क्या करें। मेरे पापा, जब से मैंने एनजीओ बनाया, मेरे पापा भी बोलते हैं, बेटा आप में दिमाग है, आप ये काम कर सकते हो, आप ये कर भी रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करो और अच्छा करोगे। पापा फिर उनका एग्जाम्पल ले लेते दिव्यांग का, उनके पास तो दिमाग नहीं है, हाथ नहीं है, वो कैसे कर पाए, मतलब उसका करके मेरे को मेहनत ही और ज्यादा बना देते हैं पापा। ये तो सबका फर्ज ही होता है सर। चलिए, अच्छा है, मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि इतनी सी उम्र में आपको इतना तजुर्बा मिल रहा है, इतने तरह के लोगों से आप मिल रहे हो। मगर आपने ये बात तो सच बोली कि सरकार के हाथ में ताकत बहुत है। ठीक है, बस वही है कि कुछ जगहों पे वो थोड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और कुछ जगहों पे थोड़ा समझ की दिक्कत है हमारे और सरकार के बीच में। ठीक है, बाकी जैसा आपने बताया कि आप ऐसे जगहों पे जाते हो जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आप लोगों का पहुंचना, क्योंकि आप जैसे लोग और हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, जहां आप पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जहां पर लोग दिव्यांग नहीं होते हैं मगर मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, मतलब उनका हम जो सब में काम करते हैं, मेंटली, विधवाएं महिला, फौजियों के बच्चे, दिव्यांग, हैंडीकैप, सब पे। आप मार्टर्स के बच्चों को भी, है ना, उनका भी जो ध्यान, पूरा सारा केयर। और सर मैं दिव्यांग के स्कूल में जाता हूँ ना, जब भी मुझे ये टीचर्स जितनी भी होती है ना, वो सारे देख के ये लगता है कि वो जो अपने बच्चे होते हैं ना, उनसे ज्यादा उनका ध्यान रखती है, क्योंकि जो मेंटल्स और दिव्यांग बच्चे हैं उनको ध्यान की ज्यादा जरूरत होती है। कोई ढंग से चल नहीं पाता, किसी को रास्ता नहीं पता, कोई व्हील चेयर पे, मतलब टीचर इतना ध्यान रखती है अपने भी बच्चे से ज्यादा। टीचर इतना खुद का ध्यान नहीं रखती जितना अपना ध्यान रखती है। मैं जब गया था, ये जन सेवा की बात है या आदर्श रेलिवन सेंटर भिवानी की बात है, उधर एक लेडी थी जो मेड होती है, वो बस थी नहीं, वैन आती है ना, उधर से बच्चों को निकाल रही थी। एक वो बच्चा था जो व्हील चेयर पे चलता है, उसको मुश्किल से बस में बिठाया था वो वैन में, तो उसकी बाहर व्हील चेयर आई, उसको गेट खोला, इतनी मुश्किल से उस टीचर ने डाला, वो खुद गिर गई, उसने खुद की परवाह नहीं करी, बस उस बच्चे को ध्यान से उधर बिठाया। उसके बाद फिर हम सब उसको उधर रह गए मेडिकल रूम इन्फेंट्री, उधर जाके उसकी थोड़ी सी बैंडेज की थी।
तो मतलब ये देख के मुझे ये लगा, हाँ यहाँ की टीचर है जो अपने बच्चों से ज्यादा इन दिव्यांग का ख्याल रखे, और ये उनको डिजर्व भी करना चाहिए। कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉर्डर पे हैं तो ही आप हीरो हैं, ठीक है, ऐसे काम करने वाले भी हीरो हैं। तो आपका आए दिन इनसे मिलना लगा रहता लगा है। रहता है सर। बस बहुत से लोग, अभी भी बहुत से लोग हैं जो बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े हैं, जो हम जैसे जो देश की रक्षा कर रहे हैं रियल, उनको हीरो नहीं मानेंगे। जो फिल्म बना रहे हैं, जो जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको असली हीरो मानेंगे। हाँ, ये चीज़ मैं मानूंगा कि हमारा जो यूथ है वो फिल्म स्टार्स, है ना, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता है, ठीक है, जबकि क्या कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। इनके आइडल बनते हैं ये लोग। हाँ। हमारे आइडल नहीं बनते। मैं अजीत नांदल जी का बहुत बड़ा आइडल हूँ। मेरे को बहुत पसंद है, सही बता रहा हूँ मैं। उन्होंने 23 डॉटर्स को अडॉप्ट किया है। वो मेरे आइडल मानता हूँ मैं। पहले मेरे थे एक्टर्स थे बहुत सारे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। मैंने जब से समाज सेवी एक कैरेक्टर में आया हूँ ना, मैं इन सबको भूल गया। मैं इसके बाद एक भी इनकी फिल्म में नहीं देखी। बस नॉर्मल फिल्म चलती है ना जैसे स्टोरी, वो देखी है, और समाज सेवा की वीडियो देखी है, सारा रिसर्च करा है। उसके बाद मैं आइडल मानने लग गया इन जैसे लोगों के, अजीत नांदल जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, हमारी कंट्री के लिए किया है जिन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्टा जी, कलाम साहब, सब। मैं अब इनको हीरो नहीं मानने लग गया सही में। जो हम इस देश में उमड़ती एक भीड़ के साथ चले जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम एक थे। ऐसा, हाँ, मुस्लिम थे, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको नफरत करता हो, चाहे मुस्लिम थे वो, हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो एक ऐसे पर्सन है जो अपने काम से महान थे। पहले मैं भी ये करता था। जैसे कहीं भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, मुस्लिम साइड में आ जाता, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता था। मतलब कास्टिंग थी एक। मैंने बाकी वीडियोस भी देखी थी कि इनके साथ ये करना नहीं चाहिए, वीएफ कास्ट का, पर मैं करने लग गया। अब जब से मैंने ये एनजीओ का काम शुरू करा, मैं दिव्यांग के स्कूल में गया, उधर भी बहुत सारे मुस्लिम्स होते हैं। मैंने उनकी सेवा करी। मैंने बोला जब मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ तो मैं उनसे दूर क्यों बैठ रहा हूँ। मैंने सोचा भाई ये तो करना नहीं चाहिए। अब जो भी आता है मेरे साथ, मैं पहले बोलता हूँ प्लीज सिट, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, मैं उसको बोलता हूँ बड़े प्यार से। अब सेवा में धर्म बीच में नहीं आना धर्म चाहिए। आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, क्योंकि धर्म आप उस भाव से कर रहे हैं जो भाव खुद में बहुत पवित्र है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बीच में लाके मुझे नहीं लगता ये चीजें ला रहे हो, और फिर भी आप अपने आप को समाज सेवी बोल सकते हो। अभी देखो ये महाकुंभ चल रहा है, यहाँ पर मुस्लिम नहीं गए होंगे। यहाँ पे मुस्लिम गए हैं, और कई सारी चीजें वही लोग अरेंज करते हैं, वही अरेंज कर रहे हैं। लोगों को पानी पिला रहे हैं रास्ते में, उनका ख्याल रख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि सेवा भाव में आप कुछ नहीं होता सर यहाँ पर। हाँ जी, पहले मानता था मैं, अब तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब अभी जो जितने लोग हीरो मानते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, अजय देवगन, ठीक है, तो आप इनको हीरो नहीं मानते हो, आपके आइडियल्स अलग है। आइडियल अलग से, बस इसी वजह से आप दुनिया से अलग हो, क्योंकि आपने अपना आइडियल शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। जैसी चीजें आप देखते हो, ठीक है, वैसा मतलब जिस प्रोफेशन में आते हो आप, उस प्रोफेशन को जो भी मास्टर है उसको हीरो मान लेते हो। बस वही मैंने किया है। वही चीज है कि जैसा आप देखोगे वैसा आप बनोगे, पाओगे। हाँ, पाओगे, और जैसा आप बनोगे वैसा आप करोगे। तो आप ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि समाज के हित में है। तो जितने भी बच्चे ये चीज देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि अपने आइडियल्स ऐसे लोगों को मानो जो समाज सेवा में है या समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ पिक्चरों पे आने, पर्दे पर आने भर से लोग हीरो नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े नायक, खलनायक मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत से लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं है। तो क्या आप ऐसे लोगों को आइडियल मानना चाहोगे जिनको बात करने तक की तमीज नहीं है, और वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है कि लोगों को वो कॉमेडियन लग रही है। बिल्कुल। तो हरजोत जी, जैसा हम अभी आइडियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सिलसिला चल ही रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके आइडियल्स हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइए, या उनके बारे में आपको क्या पसंद है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लुभाती है और उनके जैसा बनने की चाहत आपके अंदर आती है? आइडियल मेरे अजीत जी है, अजीत नांदल जी।
वो पहले हमारा जहाँ पर हमारा घर है अभी उसके थोड़ी सी दूर में रहते हैं, मतलब 5 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है उधर। जब मैं छोटा था जब देखा था मैंने, थोड़े दिन पहले ही देखा, मेरे को लगा ये अजीब सी है। मैंने फोटोज में देखा था एकदम मस्त, फोटोज में आती है ना एक लुक, वो लग रही। मैं सामने बैठा, मैं डर गया, सर आप अजीत जी हो। मेरे पापा हंसने लग गए। मेरे को लगा मैं आइडियल मानता हूँ अजीत जी को। अजीत जी ने 23 डॉटर्स को अडॉप्ट लिया है। अजीत जी जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो है ना स्कीम, उससे बहुत वो है ज्यादा जुड़े हुए। गौतम गंभीर जी और अजीत जी ने साथ में ली थी 23 डॉटर्स को अडॉप्ट। उन्होंने कितने ली वो इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पर अजीत जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो खुद के दम पे कर रहे हैं, उनका कोई एनजीओ नहीं है। पर उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप एनजीओ बना रहे हो, आप इतनी समाज सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम है। उनके पास वो हॉर्स राइडर है, द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको वोट दिया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है। वो इतने अच्छे आदमी है ना कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ स्टैंड होते हैं। उनके क्रिकेटर्स दोस्त हैं, मतलब जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उनके दोस्त है धोनी जिनको हम मानते हैं, विराट कोहली को बहुत मानते हैं, उनके साथ बैठते हैं। वो वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के कैप्टन भाई लगते हैं उनके, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। मैंने उनके साथ एक छोटी सी पॉडकास्ट तो आप कह नहीं सकते, एक छोटी सी वीडियो आई थी जिसमें हम दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे थे। मतलब मैं इन सब बातों से ये मानूं कि आप अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना इतना पसंद नहीं करते हो जितना आप अपने से बड़े, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ बैठना पसंद करते हो। समाज सेवी जो जैसे वो भी समाज सेवी हैं। अच्छा। पूरी 23 डॉटर्स का खुद खाना पीना शादी से लेकर सब कुछ वो कर रहे हैं। ऐसे आदमी को मैं मान सकता हूँ आइडल। ऐसा कोई भी मेरे सामने ले आओ मैं उसको मान लूंगा। मतलब बंदे में इतनी दिल है कि वो इतनी बच्चों का 23, अब तो कोई कर नहीं सकता 23 डॉटर्स को अडॉप्ट, एकदम पूरा उनका राशन पानी खर्चा वो खुद कर रहे हैं। मतलब प्राउड है मुझे उन पे। प्राउड टू अजीत नांदल जी, माय आइडल। नहीं, प्राउड टू अदित नांजल जी बिकॉज यहाँ पर अभी न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। लोग जॉइंट फैमिलीज के साथ नहीं रहते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि हमारा पैसा हमारे घर में नहीं, हमारे माँ बाप के पास चला जाएगा, भाई के पास चला जाएगा। तो आजकल के रिश्ते इतने छोटे हो गए हैं। वहाँ पर 23 लड़कियों को जो उनके लिए शुरुआत में अजनबी ही रही होंगी, उनको अपनाना, उनका ख्याल रखना, उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। पहले जब अजीत नांदल जी ने 23 डॉटर्स को अडॉप्ट नहीं किया था और जब वो इतने रिच भी नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे, रिच थे पर इतने नहीं थे, पर उनको कोई इतना वो नहीं करता था। अब देखो वो इतने रिच है, 23 डॉटर्स को अडॉप्ट करे, कौन जानता नहीं है उनको। मतलब उनके इतने फॉलोअर्स है, इतनी जान पहचान है। मतलब पहले कोई नहीं जानता, अब मेरे को कोई नहीं जानता, अब मैं कल को एक्टर बन के सारे जानेंगे मेरे को। मतलब बात यही होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पैसे में अंतर करते हैं लोग, ये बहुत गलत बात लगती है मेरे को। मतलब इंसान को उसके कर्म से, उसके काम से पहचाना जाना ज्यादा जरूरी है, या बल्कि इस बात से कि वो कितना फेमस है, कितना रिच हाँ, है, कितना रिच है, या फिर वो कितने पर्दों पे उसकी पिक्चर है। मतलब बहुत से लोग ब्लैक एंड व्हाइट में भी फेयर करते हैं। हमारे चैप्टर्स आते हैं, नेल्सन मंडेला है जिन्होंने, ब्लैक पीपल होते थे पहले के ज़माने में और वाइट पीपल, उनमें बहुत इंटरफेयर होता था, उन्होंने ये चीज़ बदली थी। मुझे उन पर भी प्राउड था। जब SST वाली टीचर हमें पढ़ा रही थी, मैंने रिसर्च किया उनके बारे में, मुझे उन पर भी बहुत प्राउड हुआ। आप यहाँ पे रेसिज्म की बात करना चाह रहे हैं कि लोग आजकल बहुत रेसिस्ट है। जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करा जाता है। हाँ जी, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज बैठ गया है कि 200 साल तक गोरों ने हम पे राज किया, तो गोरे लोग हमेशा सुपीरियर होते हैं। मगर ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब नेल्सन मंडेला ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जब से कुछ नहीं है ऐसा। और पहले मैं भी थोड़ा बहुत करता था, जैसे मैम ने बताया मुस्लिम हिंदू में करता था, अब कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज में आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप अपनी सफलताएं ही नहीं बल्कि अपनी गलतियों को भी प्राउडली एक्सेप्ट करते हो। कि आप पहले जो है धर्म पे बात करना पसंद नहीं करते थे, है ना, भेदभाव करते थे, रंग पे भेदभाव करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों में ये हिम्मत नहीं आ पाती कि वो खुद को बोल सके कि मैं गलत था। मैं ये आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी कभी भी भेदभाव ना करें, रंग में, कलर में, रिच पुअर में।
बिल्कुल ये जो आपका मैसेज है ये दुनिया तक पहुंचेगा और ज़रूर पहुंचेगा, और आप जो काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत से, जिस अच्छी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, वो भाव भी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। तो ये जो फाउंडेशन आपने खड़ी करी है, छोटे बच्चे से लेकर के उसको धीरे-धीरे पानी देते-देते इतना आप बड़ा कर चुके हैं, जिसका नाम है संक्रांति भविष्य फाउंडेशन। सर अब पौधा लाओगे आप, बड़ा होगा, अगर पानी दोगे, अच्छे से ख्याल रखोगे, इतना सा पौधा इतना तो बनेगा। बीज दोगे जब भी तो फसल उगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ इस बात पे कि आप जो काम कर रहे हैं वो आम के बाग की तरह है, ठीक है। आम के बाग को जैसे आपने अभी बोया, तो आप भले से उसका फल ना खा पाओ, मगर आने वाली जो जनरेशन आपकी है वही आपके परपोते उस पे झूला लगाएंगे, है ना, उसकी छांव में बैठेंगे, ठीक है, उसका आनंद वो ले पाएंगे और दुआएं आपको मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानो जो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख ही रहे कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लोग बहुत इनह्यूमन होते जा रहे हैं बहुत से एस्पेक्ट्स पर। तो वहाँ पर ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अच्छे स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हरजोत जी कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के द्वारा। थैंक यू। तो हरजोत जी, अभी किसी और टॉपिक पे आपका या किसी और सेक्टर में काम करने का आपका इरादा है कि एजुकेशन और हेल्थ के अलावा भी मैं पर्यावरण पे काम करना चालू करूंगा या फिर रिसाइकिल करना चाहूंगा प्लास्टिक को? सर पहले मैं इन सबको थोड़ा सा मेंटेन कर लूँ बैलेंस में, जब ये थोड़ी सी समस्या दूर हो जाएगी, जब मैं धीरे धीरे करके स्कीम्स जनरेशन सारी करूँगा। अभी हम रोहतक हरियाणा से शुरू करें, अगर आप हमें ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाए, ताकि हम जाके और भी क्षेत्रों में काम कर सके और वहाँ की भी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर कर सके। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द, आपकी ये चाहत है कि आप एक बड़े पैमाने पे इस काम को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप तभी पहुँच पाएंगे जब हमारे दर्शक आपको इस चीज़ में सहयोग करेंगे, ठीक है, आपका साथ देंगे। और भले ही वो आपको पैसे से मदद ना कर पाए, मगर वो आपको फॉलो करके, ठीक है, आपको सब्सक्राइब करके या फिर आपके बिहाफ पे और लोगों की मदद करके, खुद के बारे में अच्छा महसूस करके आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो हरजोत जी, जैसा अब तक हम जान चुके हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, अपना एनजीओ चला रहे हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो जीवन है वो बाकी टीनेज बच्चों से बहुत अलग है। तो क्या आप बता पाएंगे कि कैसे आप इन सब को मैनेज कर रहे हैं और कैसे आप अभी कंटिन्यूटी में हैं? सर वो एक होता है कि बैलेंस करना, मतलब काम का प्रेशर सबको होता है, मतलब टीनेजर्स को ज़्यादा होता है कि टीनेजर्स को ये होता है कि अगर मेरे साथ हुआ है, ये मेरे से पूछो आप, हुआ है कि जैसे मैंने तीन कामों में मेरी ज़्यादा रुचि है, जो बच्चों में हमेशा ही होती है, बस एक नहीं होती, जो कि मैं काम कर रहा हूँ एक समाज सेवी का, वो कोई बच्चा नहीं कर रहा है अभी, एक पढ़ाई और एक वो स्पोर्ट्स। इन तीन का मेरे को इतना प्रेशर मिलता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता कि ये तीन काम मैं करूँ कब। मतलब जिस दिन समाज सेवा के लिए जाना होता है उस दिन मेरा स्पोर्ट्स या पढ़ाई मिस हो जाती है, वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हर दिन बैलेंस करता हूँ कि मेरे को आज ये टॉपिक करना है। मान लो मेरा 5 दिन बाद पेपर है, मैं 5 दिन का डिवाइड करके पढ़ूंगा ना, और बीच में अगर कहीं जाना पड़ा तो उसका थोड़ा सा मैनेज की दिक्कत हो जाती है ना, तो मेरे साथ वो हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा। पहले मैं जब ये काम नहीं करता था, मेरे पास टाइम इतना होता था, मैं टाइम को यूज़ नहीं कर पाता था, मुझे टाइम की कीमत नहीं पता थी। अब जब मेरे पास काम है, मुझे टाइम की कीमत समझ आ गई। बिल्कुल, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है, और आपके दिमाग में इतने काम है कि शैतान पता ही नहीं कहाँ है, ठीक है, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी करते हुए भी अच्छे लगते हैं। सर मैं पिछले स्कूल में था, घर पे कंप्लेन आती थी, मैं इतना शरारती था, मैं घर पे भी चुप नहीं बैठता था, सबको परेशान करता रहता था। जब भी बोर हूँ, कोई फोन ना दे चाहे टीवी ना दे, मैं घर में गया, नीचे दादी दादू चाचू सब में तंग कर दिया, ऊपर आया, ऊपर सब उठे पड़े, हाँ भाई मैं तुम्हें तंग करता हूँ, मतलब घुसना था मेरे को चाहे कहीं भी।
ये सब बच्चों में होता है, मेरे में कुछ ज्यादा था। जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स सबसे पहले ये पूछते हैं, मैडम ये बच्चा बहुत शरारती है, ये स्कूल में भी बहुत ज्यादा शरारतें करेगा। और ये मैं हर स्कूल में करता हूँ, पता नहीं मैं करना नहीं चाहता पर अपने आप हो जाती है। ये लाजमी सी बात है कि ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने भी बात किया कि किसी भी स्कूल में जाऊं एज एन आप स्कूल्स में एडमिशन के लिए। सेमिनार के लिए जाते हो या फिर आपने बहुत से स्कूल बदले हैं अपनी लाइफ में? मतलब स्कूल तो मैंने अभी 2 ही दिन बदले, क्योंकि जब बच्चे होते हैं, जब इतने बड़े स्कूल में हम करते नहीं है। मतलब कि जब फर्स्ट या सेकंड तक मैं छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, हाई प्रोफाइल, वो छोटा स्कूल था। उसके बाद फिर वो वहीं तक था। फिर मैं उसके बाद गया था विद्याश्री, बहुत बड़ा स्कूल था। मैं उधर 3 साल पढ़ा। 3 साल में मेरी इतनी शरारतें आ गई, मतलब मेरे को इतनी शरारतें लगने लगी, मेरा खुद मन उठने लगा कि मेरी इस स्कूल में ज्यादा शरारतें हो गई, अब मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। मैं उधर 5th तक पढ़ा, मैं 6th में छोड़ गया। 6th में अभी मैं जेड ग्लोबल में, मैंने 1 साल में इतनी शरारतें कर दी है, मतलब इतनी नहीं हुई। मैं जब जेड में आया ना, जब से मैं समाज सेवी, मतलब जब से समाज सेवी बना, जब इतनी शरारतें नहीं होती, पर होती है, बच्चों से होती है, वो मेरे से हो रही है। मैं 1 साल में थोड़ी सी कम करने लग गया। तो फिर उसके बाद अभी मैं 3 स्कूल बदले हैं। अभी मैं शायद नहीं इसी स्कूल में हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतना ज्यादा शरारतें करते हैं कि आपके पापा ने बोला कि चलो इसे किसी अच्छी जगह पे ही इस्तेमाल करवा ले ताकि थोड़ा शरारतें तो कम हो? मेरा हॉस्टल का प्लान बन गया था सर। अच्छा। मैं इतनी शरारतें करता था, मेरे को सारे घर वाले बोलते थे इसको हॉस्टल में डाल दो। मैं देखने भी गया था हॉस्टल, 365 दिन, बस हफ्ते में या महीने में 1 बार मिलने देते। और एक छोटा सा कीपैड वाला फोन होता। अब कीपैड वाला किसी बच्चे को तो आता नहीं अब चलाने में, मेरे को भी आता नहीं। उधर बच्चे ऐसे थे, मतलब फैसिलिटीज सारी थी, बस थोड़ा सा लगता है ना गंदगी वाला, थोड़ा सा। जैसे एक लग्जरी होटल में गए, वहाँ के इंटीरियर बाकी सारी इतनी अच्छी चीजें है, और अगर एक चीप में जाओगे तो अलग सा फील होता है, वैसा लग रहा था मेरे को। मतलब घर जैसी रुचि आ ही नहीं रही थी। मैंने बोल दिया पापा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, फैमिली के बिना मेरी इस घर की टाइप लग नहीं रहा। उधर 6 बजे उठाते हैं, नहीं 5 बजे गर्मियों में, 6 बजे सर्दियों में। उठा चना स्प्राउट खाए, भगा दिया। मतलब पूरे ग्राउंड, मान लो ग्राउंड होगा 5-6 किलोमीटर का, 10 रेस लगवा दी। मैं तो सुबह सुबह, आदत है नहीं मेरी, मतलब सुबह सुबह आदत होती नहीं किसी की, वो बने कैसे, उठा जाता नहीं हमसे। मतलब मेरा स्कूल, मेरे को सर्दियां बड़ी पसंद है। सर्दियों में एक तो मस्त आराम से लेट उठो स्कूल के लिए, सर्दियों में छुट्टी भी ज्यादा मिल जाती। बाकी मतलब मुझे सर्दियां बहुत पसंद है। बाकी शरारतें सारे बच्चे करते ही, आपको भी पता है। नहीं, शरारतें तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। शरारती होना पड़ता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फैमिली थी, एक बच्चा बहुत नोटी था, मतलब क्रिकेट खेलता, गाड़ी का कांच फोड़ दिया। किसी बच्चे के साथ खेल रहा है, एक का कान काट दिया। मतलब ऐसी शरारतें करने लग गया। फिर स्कूल से फोन आया प्रिंसिपल का, मैडम आप जल्दी आओ, आपसे एक मीटिंग करनी थी। वो गई, वो डरते डरते गए, कभी इसने खुद दोबारा कांड तो नहीं कर दिया, कुछ ये तो नहीं कर दिया। वो गए, उधर बैठे मीटिंग में बैठे, वो लेडीज बोलती, उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ, फिर इसने कुछ काम किया है, कुछ शरारतें करी है, मैं पहली सॉरी बोल देती हूँ। वो बोलती नहीं मैम, वो पहले स्वेटर चलते थे, ब्लेजर होते नहीं थे। तो उसने बोला मैम अब ठंड ज्यादा पड़ रही, तो हमने ब्लेजर की मीटिंग के लिए करवाया था, आप साइन कर दो यहाँ। वो बोलती मैडम हम तो डर गए थे, बच्चे इतनी शरारतें करते हैं हमारे। वो बोलती कि बच्चे तो अब शरारतें करते ही हैं मैम। वो बोलती नहीं मैम, मेरा बच्चा इतनी शरारतें करता है। फिर एक उसको बुलाया था, मतलब विकलांग को, जो व्हील चेयर पे चलता है, मतलब उसको पेरेंट्स लेके आए उसके व्हील चेयर पे, मतलब वो व्हील चेयर पे आए। उसने जब प्रिंसिपल ने उसको बताया व्हील चेयर पे आए, मैडम हम देखो इन्हें, ये तो खेल नहीं कर सकते, शरारतें कर नहीं सकते, अब इनको इतना मन करता है शरारतें करना। इसके पेरेंट्स कहते हैं जो विकलांग था ना, हमारी बेटी कर ही नहीं सकती शरारतें, और उसका मन इतना करता है। फिर उसके समझ में आया बच्चों को शरारती होना पड़ता है, अब चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। अब मैं ज्यादा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी तो ले रहे हैं ना, मतलब सारी चीजें चेक कर रहे हैं मेरी, अब मैं इतनी नहीं करता। मतलब उससे मेरे को भी इतना रियलाइज हुआ कि जब मैं पहले इतनी शरारतें करता था, मैं क्यों करता था। फिर मुझे लगा शरारती होना है, पर इतना नहीं होना कि पेरेंट्स स्कूल वाले सब तंग हो जाए।
हुआ, मैं जब विद्याश्री में था 4th क्लास में था, मैं इतनी शरारतें करता था 4th क्लास में। एक दिन मेरे पेरेंट्स लेने आए मेरे को बिना बताए, जब भी आते बता के आते हैं बिना बताए। मेरे दोस्तों ने पूरे स्कूल में बात फैला दी कि हरजोत सस्पेंड हो गया, इतनी शरारतें करता है। मैं डर गया, मैं डरते डरते रिसेप्शन पे गया। इतना डर लग रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था ढंग से, इतना वो उन्होंने कर दिया था कि माहौल क्रिएट, मैं सस्पेंड हो गया। उसके बाद मैं घर आया, मतलब मम्मी पापा के पास गया रिसेप्शन पे। मैंने बोला मम्मा क्या हुआ, मेरे को सस्पेंड कर दिया। बोली तू पागल हो क्या, सस्पेंड क्यों करेंगे, हम तो तेरा एडमिशन कर, मतलब वो फीस देने आए और बुक्स लेने आए अगले सेशन की। मेरे को शांति हुई, मैंने बोला आंटी एक बार पानी लाना। मेरे दोस्तों ने बात फैला दी, मैं सस्पेंड हो गया। मैं अगले दिन गया, मैंने बोला तुम पागल हो क्या यार। मैं इतना डर गया, मैंने घर जाके दवाई ली। मतलब इतना क्रिएट कर दिया था माहौल मेरे अंदर कि मैं इतना शरारती क्यों। फिर मेरे को खुद रियलाइज हुआ, अरे यार मैं शरारती नहीं होता तो ये होता ही नहीं मेरे साथ। मतलब कि जो चीज हो जाती है ना उसके बाद आपको उस चीज का रियलाइज होता है। मुझे भी वही मेरे दोस्त समझा रहे थे, मैं समझा नहीं, मैंने उनको कुछ बोल दिया, भाई पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसी बात कर रहे हो। उधर मैंने मैडम से भी पूछा, मैडम मैं सस्पेंड हो गया। बोलती बेटा मेरे को नहीं पता, और उन्होंने मैडम को भी बात बता दी। मैम डर गई, मतलब मैं डर गया, मैडम को भी बात पता चल गई। मैडम उधर, फिर मैडम होती है ना कि यहाँ की बात उधर करती है। मतलब जैसे मैं अभी स्कूल में बहुत छुट्टियां करता हूँ, इस काम की वजह से जाना पड़ता है मेरे को। मैं जब जाता हूँ, अब वो मेरे दोस्त बता रहे थे मेरे टीचर पीठ पीछे बुराइयां करती है कि ये हर रोज ये यूं चला जाता है, पेपर दे के यूं चला जाता है। वो होती है ना बात, पढ़ना है नहीं, फिर एग्जाम में मार्क्स कमाते हैं, पेरेंट्स हमें बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रेशर दे ही नहीं रहे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, क्यों मुझे इतना प्रेशर दे रहे हो, हमारी टीचर इतना देती है। मतलब उधर मैं जब विद्याश्री में था ना, मुझे इतना डर लगने लग गया, मैंने अपने दोस्तों को पकड़ लिया, सॉरी बुलवा दी मैंने उनसे। सही में आज भी याद करता हूँ, एकदम टेंशन वाला हो जाता हूँ कि मैं शरारती क्यों था पहले। नहीं समझ सकता हूँ, ये तो कुछ कहानियां हो गई जो जो किस्सा कह सकते हैं आप, ठीक है, कि ये तो आपको जिंदगी भर याद रहने ये वाला किस्सा है। होना ही चाहिए कि हाँ। जब हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन हो उनको बता सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे अभी मेरे पेरेंट्स भी अपने किस्से सुनाते हैं, स्कूल लाइफ सारी हम भी सुनाए। किस्से होना जरूरी है, क्योंकि बिना किस्से के इंसान ही नहीं है, जिंदगी इंसान नहीं ही नहीं है, है। मजा ही क्या है जिंदगी में। नहीं, ये बात आपने सही कही कि किस्से होने चाहिए, बिना किस्से के जिंदगी में मजा नहीं है, ठीक है। और वही दोस्त याद आते हैं जिनके साथ आपने इतने किस्से करे हैं, इतने किस्से मतलब किए अभी हैं। भी मैं वो स्कूल छोड़ दिया पर मिलना अभी तक मैं नहीं भूला। मतलब मुझे उन दोस्तों की इतनी याद रहती है। 3 साल था, मैं तीनों साल में एक बार हमारे सेक्शन अलग हुए थे, 3rd में जब मैंने ज्वाइनिंग की थी। 4th में आते हम सब ने एक ग्रुप बनाया मस्त। मतलब मैं शरारती था, मैंने उनको भी शरारती बना दिया इतना ज्यादा। फिर हम सारे शरारतियों की, फिर मैं जब से समाज सेवी की कैरेक्टर में मैं लो कर लिया अपनी शरारतें। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छे दोस्त को आपके सारे किस्से पता होते हैं। बेस्ट फ्रेंड होता है ना एक जिंदगी कि एक अच्छे दोस्त को आपके सारे किस्से पता होते हैं, मगर खास दोस्त वो है जो इन किस्सों में आपके साथ था, है ना। कुछ तो मजाक उड़ाते हैं, मजाक वही चीज तो है, ठीक है। हमारा ग्रुप था, ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा शरारती था, मेरी ज्यादा कंप्लेन आती थी। मैंने थोड़े दिन के लिए ग्रुप छोड़ दिया, मैं उदास रहने लग गया, कोई शरारतें नहीं हुई 2-4 दिन। मैंने ज्वाइन किया, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। अब दोस्ती में तो होती है, हम करते हैं ऐसा कि मेरी टीचर भी एक बार कंप्लेन करी थी, पर मैंने ये नोटिस नहीं दिया, मतलब नोटिस देखा ही नहीं मैंने उस बारे में। हम एक रो होती है 3, इस रो में बैठे, बीच वाली रो में था मेरा दोस्त, उस वाली रो में बैठा। मतलब पहने के बहाने में 2-4 बातें कर ली, क्लास डिस्टर्ब कर दी। मैडम बोलती है व्हाई आर यू चेंजिंग योर सीट, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग योर क्लास। मैम हम तो क्लास डिस्टर्ब, मतलब आर्ग्यू करने लगते हैं उनसे, वो हमारी टीचर मना करती है। अब हम कहते नहीं, बस जब शुरुआत में आते हैं ना ऐसा लगता है भाई हम तो अभी अभी आए हैं, हम नए स्कूल में, मैडम तो डांटने लगी, स्कूल की मैडम ही खराब है। जब गंदा लगता है, जब उस स्कूल के बारे में पता लगता है, वहाँ की टीचर कैसी है कैसी नहीं है, जब उधर के बारे में पता लगता है। अभी भी मैं उनको, अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ वो वाले। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि जो दोस्त है वो याद बहुत आते हैं, मगर ये तो हो गई दोस्तों की बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो टीचर्स है, आपके क्लास टीचर्स होंगी, आपके
प्रिंसिपल होंगे, है ना? डायरेक्टर। वो लोग कैसे आपको अप्रिशिएट करते हैं या फिर अप्रिशिएट नहीं करते हैं जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं? तो उनके क्या हाव भाव होते हैं इस चीज को लेकर के कि आप इतनी सी उम्र में एक एनजीओ के को फाउंडर है और आप लगातार एक किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, और हाँ, काम अलग बात है, उस काम में वृद्धि भी हो रही है, वहां से कई लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है इन अ गुड वे, राइट? मैं जेड ग्लोबल स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। उधर जब मेरा किसी को पता नहीं था, फिर मेरे पापा ने मेरी पहचान करवाई प्रिंसिपल से, स्कूल टीचर से। जब करवाई फिर इतना सीरियस कोई लेता नहीं है जल्दी, स्कूल वाले लिया नहीं। मेरे पापा प्रेशर देने लगे, मैम ये काम करते, कुछ तो करवाओ, कुछ तो करो। उन्होंने एक स्पीच करवाई ऐसी ऐसी करके, मतलब मुझे जेड इतना मतलब मैं जब विद्याश्री में था, जब मैं शरारतें करता था, पर इतनी कंप्लेन करनी चाहती जितनी मेरी इसमें जाती है। मैं अगर हाफ डे भी ले लूँ ना, मैडम पूछते बेटा आप हाफ डे क्यों लेके गए, मतलब इतना, मतलब एक दिन छुट्टी लेने पे ऐसी पहचान बन गई है। एक दिन छुट्टी लो, मैडम घर पे वो फोन कर देती है, मैसेज कर देती है। और जब स्कूल में जाओ तो पूछती है बेटा आप खुद से मैसेज नहीं कर सकते थे, मतलब हमें मैसेज करके हम आपको बताए। मैम बोल दिया, मेरा मन में था मैडम, जब मैं समाज सेवी कर रहा था, मेरे पापा आपको इतना बोल रहे थे, फोर्स कर रहे थे, जब आपने सीरियस नहीं लिया, अब मैं आपकी बात को क्यों इतना सीरियस लूं भाई? जब इंसान जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है, अब चाहे वो कहाँ का करे कहाँ का नहीं करे। तो ऐसी थी मेरी जेड में पहचान। मेरी एक स्पीच करवाई थी, उसकी भी मेरी वीडियो अभी तक मिली नहीं है मेरे को स्पीच की। मैंने क्या, मुझे खुद नहीं, जब स्टेज पे जाते हैं ना, कुछ होश आवाज नहीं आता, मेरे को खुद नहीं पता था मैंने बोला क्या उधर। मेरे को अभी भी याद नहीं था। मेरे दोस्त थे, मेरे को हाथ यूं खड़ा खड़ा करके मेरा मतलब वो जो संतुलन बन रखा था वो लो कर रहे थे। मेरे को बीच बीच में हंसी आ रही थी। बीच में मेरे पापा आ गए थे जब मैं स्पीच दे रहा था, मतलब वो सामने नहीं आए थे, मतलब रूम था एक जहाँ पर सीट्स लगी थी, यहाँ मैं दे रहा था, मतलब कि वो पूरा आए नहीं स्पीच में, बाहर से देख रहे थे मिरर से। मेरे को उधर दिखा नहीं, मैं घर गया, मैंने बोल रखा था पापा मेरी स्पीच है आज, आपको आना है मेरे को देखने और लेने भी। वो आए, अब प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि भाई पेपर होगा, तुम बच्चे को ले जाओगे, तो मना करके भेज दिया मेरे को उस दिन। मतलब जब मेरे फैमिली में से मैं बोलूँ ना कि लेने आओ और नहीं लेने आते, और प्रिंसिपल कुछ रीजन बना दे, मतलब इतना दुख होता है भाई कि मैं घर जा क्यों नहीं पाया। और मैं दोस्तों को बता चुका हूँ, तो अलग से बेइज्जती और होती है क्योंकि आए नहीं। मतलब कि ये एक और किस्सा था। मेरी प्रिंसिपल मैम थी, मेरे पापा आए थे लेने, या चाचू थे शायद से आए थे लेने, तो प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया कि आप पेपर के बाद नहीं ले जा सकते ऐसे। मेरा एक दोस्त और था मेरे साथ जिससे मेरी बातचीत हो नहीं रही थी, तो वो गया, उसको ले गए। मतलब उसका इतना काम भी नहीं था, उसको शायद से सारदाना था, उसकी बहन के पेपर थे, वो पेपर देकर चला गया। उस दिन दो दिन की छुट्टी थी, उसकी बहन का पेपर। भाई तू क्यों जा रहा है, मतलब कि पेपर होने के बाद जा सकता है ना, मेरे को जाने नहीं दिया, मेरा अर्जेंट काम था, मैं समाज सेवी था। मतलब कि ये बात होती है ना इंटरफेयर की। मतलब एक बच्चे को तुम इतना नोटिस करो, एक बच्चे को कर ही नहीं रहे क्योंकि वो छुट्टियां ज्यादा लेता है, वो पढ़ता नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाहर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, चाहे वो आपका समय आपको मैनेज करना हो, या फिर बाहर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डील करना हो, डोनेशंस हो, उसके साथ साथ आपको ये एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि आपको स्कूल से परमिशंस भी नहीं मिल पा रही मतलब है। स्कूल से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब पहले मैडम को, पहले एप्लीकेशन लिखो, मैडम को दो, मैडम अप्रूव करेगी, प्रिंसिपल मैडम को दो, उसके बाद फिर ना दोबारा मैडम को मैसेज लिखो, मैडम ये नहीं आया, उसके बाद मैडम दोबारा स्कूल में जाके पूछती है बेटा आप कल क्यों नहीं आए। मतलब कि ये अलग लगता है ना, मैडम मैं आपको एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मैसेज सेंड कर चुका हूँ, तो फिर पूछ क्यों रहे हो, 3 बार पूछेगी। अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार बच्चा बोले, पूरी क्लास को सुनाई दे कि आप क्यों नहीं आए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि भले से स्कूल में या फिर वैसे आपका जो एफर्ट है वो नोटिस ना हो, बट बाहर जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स ज़रूर देख रहे ये हैं। हर स्कूल में होता है छुट्टी का, आपके में भी हुआ होगा। हाँ, मेरे स्कूल में भी छुट्टी का था। इवन व्हेन आई वेंट फॉर दी नेशनल्स, मुझे नेशनल्स में जाने के लिए भी छुट्टी नहीं मिली थी, परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ जी, है ना। मतलब जब मैं विद्याश्री में था ना, जब इतना लेता ही नहीं था मैं, कि छुट्टी लेता था पर
जितनी मैं जेड में लेने लगे, क्योंकि मैं समाज सेविका जब बढ़ते रहते ना तो काम ज्यादा होता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। पर मैं विद्याश्री में भी ज्यादा छुट्टियां लेने लगी, उधर तो बस एक मैसेज टाइप कर दो, हो गया। मैडम उसके बाद क्लास में बात ही नहीं करती, ये मुझे बहुत बढ़िया। उस टाइम मेरे को लगता, मैडम आप क्लास में बात करो ना, बच्चों को बताओ ना मैं क्यों नहीं आया। और अब मुझे जेड में ऐसा लगता है मैडम बात मत करो आप, क्योंकि उधर एक माहौल क्रिएट हो चुका है मेरा कि हरजोत ही एब्सेंट है। उधर मेरा एक दोस्त है, उसने नाम लिख दिया मेरा। मैं हिंदी वाली मैम पढ़ा रही थी, वो सप्ताह में एक बार होने वाला, मेरे दोस्तों ने साप्ताहिक मेरे दोस्तों ने मेरा लिख दिया साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आने वाला स्कूल। मेरे को इतनी हंसी आई, सारे दोस्तों में बात फैल गई, मेरे को साप्ताहिक बुलाने लगे, मेरा सेकंड नेम साप्ताहिक हो गया स्कूल में। कमाल की बात है, क्योंकि सबके अपने अपने निकनेम कह सकते हो वो होते हैं। तो आपका नाम साप्ताहिक पड़ गया, इसकी कहानी हमें नहीं पता थी, ठीक है, अभी आपने बताई, ठीक है। जब मैं विद्याश्री में अभी था, उधर मेरे दोस्तों के भी नाम थे, मतलब निकनेम। मेरा हरजोत है, मेरे को जोत करके बुलाते थे, और जोत इधर आ, ऐसे ऐसे करके। मतलब कुछ होता नहीं था, हम फ्रेंड्स थे तब बुलाते थे। मैं एक दोस्त है मेरा नीरव, हम उसको बोलते हैं नीरू इधर आ। हर्ष को थोड़ा सा पतला है, बोलते हैं ओ पतले इधर आ। एक मोटा है, ए मोटे इधर आ। मतलब मैडम सुन लेती ना, अलग ही फील होता है। मेरे को जोत बुला देते हैं, मतलब मैं कोई जोत बोलता है, कोई हर बोलता है, कोई सिंह साहब बोल देता है, सिंह साहब इधर आओ। मतलब को इज्जत ज्यादा देना, मतलब जिसको काम होता है ना, जो इज्जत देना चाहता है, काम जिसको होता है वो इज्जत ज्यादा देता है, तो वो प्यार से बुलाता है, सिंह साहब जी इधर आओ। मतलब वो अच्छा भी लगता है, सिंह साहब बुला रहा है, साहब बुला रहा है, वो ऐसा फील होता है स्कूल में कि हाँ भाई इज्जत है, रेपुटेशन है हमारी। नहीं, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं उसमें इज्जत मिलना लाजमी है, मगर हर बार शायद वो आपको ना मिले, क्योंकि कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही आपके सामने, जो कि लाजमी है, आ भी रही होंगी। इन्हीं के साथ मैं ये भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने दोस्तों के बारे में बताया, अपने टीचर्स के बारे में बताया, मगर ये नहीं बताया कि आपकी कोई फेवरेट टीचर या टीचर रहा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, ठीक है, आपकी चीज़ों में कहा कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम करो। ऐसा भी कोई टीचर रहा आपका, या ऐसी कोई याद रही आपकी? टीचर्स की तो इतनी नहीं है, दोस्तों की बड़ी याद रही। टीचर मेरी अभी तक तो विद्याश्री में बनी है, एक मेरी गीतांजलि मैम स्कूल छोड़ गई। मतलब विद्याश्री में तो ऑलमोस्ट सारी थी। गीतांजलि मैम SST, उनके साथ आते थे प्रीति मैम। जब तक प्रीति मैम का लेक्चर होता था, प्रीति मैम पढ़ाने लगी, उसके बाद 7th मैंने स्कूल छोड़ दिया। मतलब प्रीति मैम 6 तक पढ़ाती थी, मैंने उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। उसके पहले मेरे को अभी बहुत टीचर का नाम याद आ नहीं रहा है। हमारी मीना मैम थी, बहुत अच्छी थी, हमें मैथ्स पढ़ाती थी, इतना प्यार से पढ़ाती, मस्त, मैथ्स में दिल लग जाए बच्चे का जिसको पसंद नहीं है, इतने प्यार से। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने 1 साल हो गया, मैं 1 साल में सब कुछ मतलब भूल चुका हूँ इतना। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो शायद आपका टीचर अच्छा नहीं रहा होगा। नहीं, मेरे सर है बैडमिंटन वाले सर, वो एकदम मेरे हमेशा बच्चों को अच्छी बात सिखाते हैं। उनकी बोलचाल भी अच्छी है, मतलब कि वो उनको मैथ्स पसंद नहीं था, उनके टीचर थोड़ी सी डांट के पढ़ाते थे। अब उनको मैथ्स पसंद था लेकिन टीचर नहीं पसंद थे। अरे ये टीचर तो बकवास है, मेरे को नहीं पढ़ना इनके पास, मैं नहीं पढ़ूंगा। मतलब एक्सप्लेन भी इतने प्यार से कराते बंदे को समझ आ जाए, वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो सर की रिस्पेक्ट बहुत करते थे। तो उसके बाद जब वो टीचर बने तो वो स्कॉलर्स में थे मेरे ख्याल से, तो उधर जो सर मैथ्स पढ़ाते थे उनकी बेटी स्कॉलर्स रोशनी में पढ़ने आई, और मेरे जो बैडमिंटन वाले सर है वो उनको पढ़ाने लग गए। जब PTM हुआ तो पेरेंट्स आपस में मिले, तो पेरेंट्स आपस में मिले, वो बोलते मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको कहीं देखा, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है। सारा मैं बताने लगे, सर आप तो मैथ वाले सर हो ना? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। मैथ्स वाले सर मेरे को पढ़ाते थे। सर मैं आपसे पढ़ता नहीं था, बड़ा शरारती बच्चा था, आप मुझे ढंग से पढ़ाते नहीं थे, डांटते थे। मतलब वो अब इतने खुश खुद को समझते हैं ना कि जो मेरे को डांट के पढ़ाता था, आज उसी के डांट से मैं टीचर बना हूँ और उसकी बेटी को पढ़ा रहा हूँ मैं। ये मेरे लिए प्राउड की बात है।
नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आप हमने इसमें बहुत सी ऐसी बातें करी, जैसे कि आपके दोस्तों के बारे में, आपके आउट ऑफ टीचर्स के टॉपिक। बारे में, जो कि आउट ऑफ टॉपिक था, ठीक है। मगर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, वो आपकी समझदारी को दर्शाता है कि इतनी सी उम्र में आप इतने समझदार हैं कि आप ना केवल समाज सेवा कर रहे हैं, मगर सवालों के जवाब एक चतुरता से देना भी आपको आता है। सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बताओ कौन कौन से हैं? हम्म। मैथ्स और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमारी पूरी दुनिया आ जाती है जिसके बारे में हमें पता हो। वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं उसमें इतना कॉन्सेंट्रेट होता हूँ कि मजा आ जाता है कि दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जीके में हर एक चप्पे चप्पे का पता हो जाता है। मतलब कि पहले मुझे पता नहीं था रोनाल्डो कौन है। अब जब जीके पढ़ने लगी, रोनाल्डो फेमस पर्सन है, फुटबॉलर है, इतने करे। मेरे को ये भी नहीं पता था पहले कि रोनाल्डो 4 गोल्डन शूज जीते थे उन्होंने। मतलब हाल ही में उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने 4 अपने गोल्डन शूज बेच दिए, अपने अपोनेंट प्लेयर को, मेसी, उसको बेच दी और एक अनाथ स्कूल बनाया। इंस्पायर हो गया मैं उनसे। अभी भी मानता हूँ मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। मतलब मैं मेरे सामने आ जाए ना, मैं बेहोश हो जाऊँ अभी। मतलब इतने फेमस पर्सन मेरे सामने आ जाए, मतलब वो फेमस है इसलिए आप उनसे इंस्पायर नहीं होते हो, बल्कि उन्होंने अनाथ के लिए स्कूल बनाया, इसलिए आप उनसे वो इंस्पायर ना होते हो। अपनी, जैसे रतन टाटा जी है, तो अपनी 70% जो इनकम है वो गरीबों में बांटते हैं। रोनाल्डो अपनी 60 to 70% डालते हैं। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर है, उनके साथ भी उनके बहुत सारे बिजनेस है। उनकी सारी जितनी भी इनकम्स आती है 70% वो गरीबों में दान करते हैं। मेरे फेवरेट हो गए। मतलब कि सारे बंदे उनको जानते हैं। जितने मेसी के फैन नहीं उतने रोनाल्डो के फैन है। आप किसी से भी पूछना रोनाल्डो या मेसी, रोनाल्डो। नहीं, मेरा भी रोनाल्डो। सबका रोनाल्डो ही है। मतलब कि क्रिकेटर में मेरा धोनी और विराट कोहली है। धोनी मेरा इसलिए क्योंकि वो खेलता अच्छा है। मुंबई इंडियंस है और वो उसकी जर्सी नंबर 7 है। रोनाल्डो की भी 7 है। 7 नंबर मेरा लकी नंबर है। अच्छा, मतलब ये कोइंसिडेंस और हो गया। तो मतलब आपका न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, जिस तरीके से 777 आ रहा है और आप कह रहे हो कि 7 आपका लकी नंबर है, तो इसमें भी इस तरफ भी आपका झुकाव है। हाँ, ऐसे भी है। मेरा एक यूट्यूबर है, फुटबॉलर है, वो भी फुटबॉल के साथ अलग अलग स्टंट करता है। उसका नाम बता क्या? हरजोत। और उसका जर्सी नंबर 7 और 9 है। 7-9 कोइंसिडेंस। मतलब वो ऐसे, मतलब एक स्टंट कर रहा था, मतलब वो ऐसे झुका हुआ था यूं, उसके पीछे मेरी हाइट जितनी आ गई, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके फेस का। फिर जब वो खेल रहा था, मतलब पूरी फुल हैंड का, वो भी स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कमेंट में लिख दिया, ब्रो माई नेम इज ऑल्सो हरजोत सिंह। वो भी सिंह ही था, हरजोत सिंह नाम था मेरे। उसके बाद मैंने करके सब्सक्राइब कर लिया, उसके वीडियोस देख रहा। मैंने वही वीडियोस देखे भाई, उसने कमेंट का रिप्लाई किया नहीं किया। वैसे मैं बहुत ऐसे देखता रहता हूँ पर कोई करता नहीं। मैंने सोचा ये भी नहीं करता होगा, ऐसे लगता है ना बहुत बार। मैं क्या कमेंट, भाई रिप्लाई दे दिया उसने। अच्छा, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, कोई यूट्यूबर ने मुझे रिप्लाई दिया। वाओ व्हाट्स अ कोइंसिडेंस। मैं भी खुश होने लग गया यार, कोई यूट्यूबर ने मेरे को मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी देके मुझे कमेंट किया है। मैंने उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बार बार देखने लग गया। वो फुटबॉल भी बहुत अच्छे से खेलता है, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे कहीं भी आप घर पे चैनल पूछना, फुटबॉलर नाम से सेव होगा जब भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जब होगा, मतलब इतने मजे से, इतने प्रायोरिटी से वो खेलता है ना कि मतलब अच्छा प्लेयर है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि देखिए, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मार्टर्स की फैमिली का ख्याल रखना हो या फिर दिव्यांग लोगों के पास जाकर उनको खाना खिलाना हो, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करना हो। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं ना, मैं बहुत श्योरिटी से ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आप खुश हो रहे हैं एक यूट्यूबर के रिप्लाई से ना, आप 1000 लोगों की खुशी की वजह बनेंगे जब आप लोगों की रिप्लाईज करेंगे। मैं अभी भी रिप्लाईज करता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट्स का इमोजी भेजता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
क्योंकि अभी मैं लो लेवल पे हूँ। लो लेवल पे हर कोई करता ही हूँ। अभी देखो, मान लो कोई यूट्यूबर, मान लो आप सौरभ जोशी को मान लो, हर कमेंट का तो कर नहीं सकता वो रिप्लाई, हर किसी के कमेंट को लाइक कर नहीं सकता। अभी आते भी मेरे कम कमेंट्स है, कम कमेंट्स आते हैं तो मैं जल्दी जल्दी लाइक करके जल्दी जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। मतलब बहुत लिखते हैं, बहुत हेटर्स कमेंट गलत गलत लिखते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, जान के पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सीख मिलेगी। मेरे पापा कहते हैं बेटा जो तेरे को ज्यादा टोकते हैं ना उससे तेरे को सीख मिलती है, और जो टोकता है और जब तू कुछ बन जाता है तो वो बंदा खुद पे वो करता है कि मैंने इसको क्यों टोका था, मैंने क्यों इसके बारे में यूं बोला था। मैं बोलते पापा चाहे मेरे को कोई यूं बोले या ना बोले, मैं किसी में यूं इंटरफेयर नहीं करता, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करता। ये सीधी बात है। देखिए, आपसे बात करके मुझे इतना तो समझ आ गया है कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसी भी आपकी सोच है, उसमें आपके फादर का बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, बैकबोन है वो आपकी। ठीक है, तो अभी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, आज यहाँ पे आए, इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मुझे पता है कि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आपको अभी जाना है। ठीक है, आपके कुछ अभी काम है, आपके शेड्यूल्स इतने टाइट है, बट आपने हमारे लिए समय निकाला, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस तरह देखते रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह धर्मसूत्र पॉडकास्ट स्टूडियो जिस तरीके से संक्रांति भविष्य फाउंडेशन को लेकर के आपके सामने आया, इसी तरह और नए नए स्टार्टअप्स, अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा करने की चाहत रखते हैं, उनको आपसे मिलाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।